आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक बिल्कुल मैथ से नया चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहला हम यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। किसी किसी बुक में, हालांकि एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों बुक में जो इस चैप्टर का नाम है वो यही है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। यदि किसी बुक में इस चैप्टर का नाम डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन मिल जाए, प्रोपोर्शन के जगह पे क्या मिल जाए, वेरिएशन वर्ड मिल जाए, तो भी कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल में खास करके इस चैप्टर का नाम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसके अलावा यदि कोई दूसरा आप बुक बनाते हैं उसमें यदि इस चैप्टर का नाम डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन मिल जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर सेम है, कंटेंट सेम है, हर कुछ सेम है। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन प्रोपोर्शन जो है ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है और आरएस अग्रवाल में चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा बहुत जानकारी देना जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। खैर, मेरा टॉपिक आज का ये है कि आखिर हम लोग आज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला बात तो ये बता दें कि हम ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। इसमें इस पूरे चैप्टर पे हम लोग दो ही चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहला डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल दो या फिर डायरेक्ट वेरिएशन बोल दो, बात सेम रहेगा। और दूसरा इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर इनवर्स वेरिएशन। इसी के ऊपर हम लोगों का ये पूरा का पूरा क्लास, ये पूरा चैप्टर हमारा चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस प्रकार से हम लोग कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो पहला एक क्लास जो हमारा होता है बेसिक सा इंट्रोडक्शन होता है ना। तो इस क्लास में बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म हैं उसको हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये समझेंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। क्योंकि देखिए मालूम होना चाहिए ना कि ठीक है हम लोग चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, हम लोग समझने तो जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ। सवाल बना रहे हैं, देखो सवाल बनाना बड़ा बात नहीं है, बनाने से पहले उस चैप्टर का मतलब समझ में आना चाहिए कि आखिर हम लोग ये बना रहे हैं तो ये बताना क्या चाह रहा है, इस चैप्टर का मतलब क्या है ना। अब मैथ है तो हवा में तो बात करेगा नहीं, कुछ ना कुछ इसका पीछे रीजन होगा, है ना। चलिए तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर। तो बिल्कुल बेसिकली इसमें 4 इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है आपका वेरिएशन, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। हालांकि हम जल्दी मैथ में स्टेटमेंट लिखते नहीं है, आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको समझना भी बड़ा आसान है और आगे चल के इसको हम लोग रिलेट भी करने वाले हैं, आपस में जोड़ने वाले भी हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको पहले ही लिख दिया है और थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन ऐसे हम मैथ में जल्दी स्टेटमेंट लिखते नहीं है क्योंकि मैथ स्टेटमेंट पे बेस्ड नहीं है, मैथ प्रैक्टिकल पे बेस्ड है। समझ में आना चाहिए। लिखने से क्या होगा, लिखने का काम है, आप साइंस में लिखो ना जितना लिखना है, एसएसटी में लिखो जितना लिखना है, इंग्लिश हिंदी बड़ा पड़ा है लिखने के लिए। मैथ में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ता, इसमें आपको सवाल सॉल्व करना पड़ता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट था और समझना भी आसान है। ठीक है, देखिए हमारी बात को ध्यान से, क्या लिखा हुआ है एक बार पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर in such a way that the change in one quantity is a corresponding change in the other, then the two quantities are said to be in variation। बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, हल्का फल्का हो सकता है समझ में आ गया हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वेरिएशन का मतलब क्या लिखा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरा सा भी घबराने का जरूरत नहीं है, अभी हम लोगों के पास बहुत समय है, हम लोग इसको हर एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ये स्टेटमेंट ना आपको तभी समझ में आएगा जब कम से कम हम लोग 3-4 एग्जाम्पल लेंगे, है ना। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल बता देंगे, उसके बाद दोबारा आएंगे हम लोग इस स्टेटमेंट पे, फिर आप बताइएगा कि दोबारा समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक खोल सकते हैं, चैप्टर नंबर 13, ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन हर कोई। चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर है आपका 201। ठीक है, 201 आप एक बार उसको खोल लीजिए।
यहाँ पे हम एग्जाम्पल नहीं लिखने जा रहे हैं, बस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है वो हम बता दे रहे हैं आपको, ताकि इस चीज को समझ में आ जाए। देखिए चैप्टर नंबर 13 का पहला ही पेज एनसीईआरटी का जब आप खोलेंगे ना, उसमें कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जैसे हम पहला एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड इंक्रीजेज द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। ये पहला एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हुए चलते हैं हम लोग एक एक करके। एग्जाम्पल समझिएगा आप। पहला एग्जाम्पल कह रहा है ना, इस पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि भाई देखो, यदि तुम आर्टिकल्स को जो परचेज कर रहे हो, जो चीज तुम खरीद रहे हो, उसका संख्या यदि तुम बढ़ाओगे ना तो तुमको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए, मानिए कि आपने ना 5 पेन खरीदा। कितना पेन खरीदा आपने? 5 पेन खरीदा। 5 पेन जब आपने खरीदा तो आपको देना पड़ा 25 रुपया देना पड़ा। ठीक है, मेरे बात को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। पहला एग्जाम्पल समझा रहे हैं, आपने 5 पेन खरीदा तो आपको देना पड़ा 25 रुपया। ठीक है, लेकिन अब यदि आप 10 पेन खरीदते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा बताइए? 50 रुपया देना पड़ेगा। ये तो सिंपल सा मैथ है। अब हमको यहां पे बताइए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। आपके पास पहले 5 पेन था, तो 5 पेन आपने दुकानदार वाले को बोला भैया 5 पेन दे दीजिए। आपको उन्होंने आपको 5 पेन दे दिया और बदले में आपने उसको 25 रुपया दे दिया, क्योंकि 25 रुपया ही दाम था। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि भैया 10 पेन और दे दो। उसके बाद आपने 50 रुपया दिया, क्योंकि एक पेन का दाम कितना था? 5 रुपया था। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है ये थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो एग्जाम्पल में कहा गया है पहले उसको तो लिख ले, है कि नहीं? चलिए, ये पहला एग्जाम्पल था आपका। ठीक है, अब यहां पर जो एग्जाम्पल में कहा गया उसको समझिए। कहा गया है ना कि देखो भाई, जब तुम आर्टिकल के परचेज को बढ़ाओगे ना तो तुमको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेन हमारा क्या है? एक आर्टिकल ही तो है, एक वस्तु ही तो है ना? तो अब समझिए, 5 पेन जब आपने खरीदा तो आपको 25 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने नंबर ऑफ पेन बढ़ा दिए, आपने 10 पेन खरीदा तो कॉस्ट भी बढ़ गया ना। यानी कि जब आपने आर्टिकल बढ़ाया तो कॉस्ट भी बढ़ गया। यही आपका पहला एग्जाम्पल कह रहा है। एक बार फिर से पढ़ के बता रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड इंक्रीजेज, तो जो आपने खरीदा है उसका संख्या यदि आप बढ़ाएंगे, द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, तो टोटल पैसा भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ये पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल की ओर। हर एक एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी आपको ये चीज समझ में आ पाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक, मोर इज द इंटरेस्ट अर्न्ड। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा पैसा आप बैंक में जमा करेंगे उतना ही ज्यादा बैंक आपके पैसे पे इंटरेस्ट देगी। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपने ना 50,000 रुपया बैंक में जमा किया। ठीक है, और आप 5 साल के बाद उसको जाके निकालेंगे ना, तो हो सकता है कि वो 50,000 तो रहेगा ही रहेगा, उसमें 10,000 रुपया और ऐड हो गया हो। तो वो जो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आया वो किसने दिया आपको? बैंक ने दिया। तो बैंक किस बेसिस पे काम करता है समझिएगा। आप जितना ज्यादा पैसा आप बैंक में जमा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि आपने बैंक में पहला बार जो है ना 50,000 रुपया जमा किया। ठीक है, तो 50,000 जब आपने जमा किया तो 50,000 के ऊपर जो है ना बैंक ने आपको कितना दिया इंटरेस्ट? मात्र मान लो 1,000 रुपया दिया, सपोज कर लो बस। ठीक है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? 50,000 के बदले 1 लाख जमा कर रहे हैं। 1 लाख आपने जमा कर दिया बैंक में, तो हो सकता है कि बैंक वाला आपको 2,000 रुपया उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दे। तो इस वाले केस में भी आपको क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि भाई देखो, पहली बार जब हमने बैंक में इतना जमा किया ना 50,000 रुपया, तो बैंक वाले ने हमको इंटरेस्ट के रूप में 1,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया।
अपने पैसे के ऊपर 1 लाख जमा किया आपने, एक्स्ट्रा कितना मिला? 2000 रुपया मिल गया, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जितना ज्यादा आप बैंक में पैसा जमा करोगे उतना ही ज्यादा बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी। यही बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है ना कि एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीजेज, समझिएगा ध्यान से, एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीजेज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए, ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए कि हम जो है ना दिल्ली में है, चलो छोड़ दो, अभी हम लोग पटना में, पटना मान लेते हैं। सपोज कीजिए कि अभी हम जो है पटना में हैं, हमको जाना है दिल्ली, ठीक है। हम जो है ना 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए ध्यान से। हम अभी कहाँ पे हैं? पटना में हैं, और हम जा कहाँ रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। और जाने का जो मेरा स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। मतलब हुआ कि भाई देखो, हम जो है ना पटना से दिल्ली जा रहे थे, और मेरे जाने का जो स्पीड है वो है कितना? 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में हम 50 किलोमीटर चल जाते हैं, ठीक है। तो यदि ऐसा होता है ना, यानी कि हमारा स्पीड जब 50 किलोमीटर पर आवर होता है तो हम पहुंचते हैं 24 घंटे में। कितने में पहुंच जाते हैं दिल्ली? 24 घंटे में पहुंच जाते हैं। समझिएगा ध्यान से, इस बात को समझ जाइएगा तो बहुत बड़े चीज को आप समझ जाएंगे। स्पीड जाने का कितना था? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर के हिसाब से जा रहे थे, यानी कि हर एक घंटा हम कितना कवर कर रहे थे? 50 किलोमीटर कवर कर ले रहे थे। और ऐसे करते 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 हमको दिल्ली पहुंचने में कितना समय लग गया? टोटल 24 घंटा लग गया, ठीक है, यानी कि 1 दिन पूरा लग गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर दिए? अपने स्पीड को बढ़ा दिए। अब हम जो है ना 100 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, मतलब कि 1 घंटे में हम कितना कवर कर रहे हैं डिस्टेंस? 100 किलोमीटर। 1 घंटे में हम 100 किलोमीटर चल जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि हम अपने स्पीड को बढ़ा दिए। अब हम क्या करेंगे? गाड़ी को बहुत ही फास्ट चलाएंगे, है ना। अब जब हम गाड़ी को फास्ट चलाएंगे तो हमको पहुंचने में टोटल समय कितना लगेगा मालूम है? 12 ही घंटा लगेगा। तो अब ये एग्जाम्पल आपको क्या बता रहा है, इसको समझिए। एग्जाम्पल आपको ये बता रहा है कि देखो भाई, जब तुम अपने स्पीड को बढ़ाते हो ना तो तुम जल्दी पहुंचते हो, यानी कि समय पहुंचने में क्या लगता है? कम लगता है। समझिएगा ध्यान से। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्पीड को बढ़ा रहे हैं। स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है, यानी कि आप जल्दी पहुंच जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप अपने स्कूल से निकले और आप बड़ा घूमते फिरते आराम आराम से घूमते घूमते आप घर जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको घर जाने में 30 से 40 मिनट लग जाए, हो सकता है। लेकिन आपने क्या कर लिया? स्कूल से आप तुरंत निकले और तुरंत स्पीड बढ़ा के तब दौड़ते 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 घर पहुंच गए। तो ऑब्वियस ये बात है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी कि समय क्या लगेगा? हो सकता है कि 15 से 20 मिनट बस लगे, है ना। तो आपने बढ़ाया क्या? अपना स्पीड। स्पीड जैसे ही आपने बढ़ाया तो घट क्या गया? टाइम घट गया। बात समझ में आ गया? चलो, ये एग्जाम्पल भी क्या बता रहा है ये भी समझेंगे हम लोग अभी। लेकिन यहाँ पे ये कहा कि देखो, जब हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारा जो टाइम है वो क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, उसको समझ लेते हैं, तब हम लोग इसको पूरी तरीके से कनेक्ट करेंगे इस स्टेटमेंट से, ठीक है। चलिए आगे है एग्जाम्पल नंबर 4। फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। आपको एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है। चलो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहाँ पे इसको लिख दे? चौथा नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, आपको एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। चलिए, आप ना शुरुआत में 50 वर्कर को अपने रखा है बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको एक बिल्डिंग बनाना है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने 50 वर्कर को रखा है। तो पूरा बिल्डिंग जो है ना वो बन के आपका तैयार हो जाता है 200 दिन में।
200 दिन में आपका हो जाता है वो पूरा काम, यानी कि वो पूरी तरीके से जो है ना 200 दिन लगते हैं आपके बिल्डिंग को बनने में। कब? जब आपके 50 वर्कर काम कर रहे हैं तब। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, वर्कर की संख्या को बढ़ा दे रहे हैं। अब जो है आप लगभग 100 वर्कर को आपने काम लगा दिया, यानी कि आपने 100 गो वर्कर को पकड़ के लाया और आपने कहा कि भाई देखो मेरा घर बना दो। तो हो सकता है कि अब कितना लग जाए, मात्र 100 दिन में ही बन जाए। क्योंकि देखिए ज़्यादा वर्कर होंगे तो ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा लोग काम करेंगे और ज़्यादा काम होगा तो बिल्डिंग आपका जल्दी बनेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये भी अब बात समझ में आ गया, इसमें कुछ अलग है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो कि समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल ये है कि मतलब देखो भाई 50 वर्कर काम कर रहे थे तो 200 दिन लग रहा था बिल्डिंग को बनने में, लेकिन जब 100 वर्कर आ गए तो काम हमारा क्या हो गया, जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट होने लगा। क्योंकि 100 आदमी है भाई, काम तो सब कोई करेगा, तो जल्दी जल्दी आपका बिल्डिंग बनेगा। 100 दिन ही लग गया बिल्डिंग बनने में, कंप्लीट हो गया वो। ठीक है, आप मेरे बात को समझिए ध्यान से। ये 4 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का था और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, इसको समझेंगे हम लोग, उसके बाद चलेंगे हम लोग इस स्टेटमेंट पे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अब समझिएगा मेरे बात को। पहला तो हमको यहाँ पे बताइए कि पहला वाला केस किसका था, पेंसिल वाला था। यहाँ पे हम थोड़ा सा ना हिंट के तौर पे लिख भी देते हैं आपको। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये केस हम लोगों ने लिया था किसके बारे में, पेन के बारे में, सॉरी पेंसिल नहीं था, पेन था, है ना। पेन वाला ये केस था हमारा। ये वाला केस हमारा कौन सा था, इंटरेस्ट वाला था, यानी कि बैंक वाला था। ठीक है, इसको आप बैंक लिख दो। ठीक है, ये वाला केस कौन सा था, स्पीड वाला, इसको आप स्पीड लिख दो। क्यों लिख रहे हैं, ताकि बार बार हमको उतना बोलना ना पड़े और आपको समझ में आ जाए। स्पीड वाला हो गया ये स्पीड वाला हो गया। और ये कौन सा था, वर्कर वाला, ये वर्कर वाला था आपका। ठीक है, चलिए अब समझने में आसानी होगा। अब ध्यान से समझिए, पेन वाले केस में आपके पास पहले 5 पेन आपने खरीदा तो आपको 25 रुपये देना पड़ा। उसके बाद आपने 10 पेन खरीदा तो आपको 50 रुपया देना पड़ा। यानी कि जैसे ही आपने पहले वाले को बढ़ाया दूसरा वाला भी बढ़ गया। ठीक है, आगे बैंक में आपने 50,000 रुपया जमा किया तो बैंक आपको उस 50,000 रुपया के ऊपर 1,000 रुपया इंटरेस्ट दे दिया। जैसे ही आपने अमाउंट को बढ़ा दिया वैसे ही आपका बैंक भी उसके ऊपर पैसा ज़्यादा दे दिया। यानी कि एक को बढ़ाया आपने तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ गया। ठीक है, स्पीड में भी वही चीज़ था। 50 किलोमीटर के हिसाब से जब आप जा रहे थे तो दिल्ली पहुंचने में आपको 24 घंटा लग रहा था, लेकिन जैसे ही आप 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपने चलना शुरू किया आपको दिल्ली पहुंचने में समय कम लग गया। यानी कि एक को आपने बढ़ाया तो दूसरा घट गया, एक के बदले दूसरा घट गया। वही चीज़ यहाँ पे भी था कि 5 वर्कर काम कर रहे थे तो बिल्डिंग को बनने में 200 दिन लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा दिए, वर्कर का संख्या आपने बढ़ा दिया तो अब पूरा बिल्डिंग आपका 100 दिन में ही बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, इतना 4 एग्जाम्पल को समझने के बाद अब आइए इस स्टेटमेंट पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है, इफ 2 क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच अ वे दैट द चेंज इन वन क्वांटिटी इज अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर। मतलब कि आपके पास 2 क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा। 2 क्वांटिटी का मतलब हो गया पहले वाले में पेन और पैसा, उसके बाद इसमें आपका पैसा और बैंक का पैसा, यानी कि आपका डिपॉजिट और आपका इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्वांटिटी है, पेन एक क्वांटिटी हो गया, पैसा दूसरा क्वांटिटी हो गया, डिपॉजिट जो आपने किया वो पहला क्वांटिटी हो गया, इंटरेस्ट जो मिला वो दूसरा क्वांटिटी हो गया। कि स्पीड आपका पहला क्वांटिटी और टाइम यानी कि घंटा दूसरा क्वांटिटी, वर्कर पहला क्वांटिटी, डेज दूसरा क्वांटिटी। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि दोनों क्वांटिटी आपस में डिपेंड है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इस प्रकार से डिपेंड है कि यदि पहले वाले में कोई बदलाव हुआ तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। पहला वाला यदि किसी भी प्रकार से बदला तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, 5 पेन था, आपको 25 रुपये देना पड़ रहा था, 10 पेन आपने कर दिया, यानी कि इसको आपने क्या कर दिया, बदल दिया।
तो जब आपने इसको बदला ना तो ये ऑटोमेटिक बदल गया, 50 रुपये को देना पड़ गया। तो जब पहला क्वांटिटी बदला तो क्या दूसरा भी क्वांटिटी बदला कि नहीं बना, बदला ना। उसके बाद इसमें देखो 50,000 रुपया आपने जमा किया तो 1,000 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला। जैसे ही आपने इसको बदल दिया 1,00,000 रुपया कर दिया, वैसे ही आपको 2,000 रुपया मिल गया उसके ऊपर इंटरेस्ट। यानी कि जैसे ही आपने इसको चेंज किया वैसे ही ये आपका ऑटोमेटिक चेंज हो गया। उसी प्रकार से इसमें भी है, किलोमीटर जैसे ही आपने बदला वैसे टाइम आपका बदल गया, किलोमीटर सॉरी स्पीड जैसे आपने बदला वैसे आपका किलोमीटर टाइम बदल गया। एक के बदलने के कारण दूसरा अपने आप बदल गया। उसी प्रकार से जैसे आपने नंबर ऑफ वर्कर को बढ़ा दिया तो टाइम आपका सॉरी दिन आपका ऑटोमेटिक घट गया। तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यदि पहला वाला क्वांटिटी में किसी भी प्रकार का बदलाव आया तो दूसरा वाला क्वांटिटी अपने आप बदल जाएगा। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है, इन सच अ वे दैट, किस प्रकार से, दी चेंज इन वन क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी में यदि कोई बदलाव आएगा, इज अ चेंज इज अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन दी अदर। तो पहले वाले में कोई बदलाव आएगा तो दूसरे वाले में ऑटोमेटिकली बदलाव हमारा आ ही जाएगा। ठीक है, आगे, देन द टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन। और यदि ऐसा होता है, यानी कि जब पहला क्वांटिटी बदलता है तो दूसरा जब ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, तो यदि ऐसा होता है तो दोनों क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्वांटिटी किस में है, वेरिएशन में है। एग्जाम्पल आपके सामने ये चारों चार एग्जाम्पल है। कोई डाउट अब इसमें रहा, कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यही हमारा कह रहा था वेरिएशन, कि देखो भाई तुम्हारे पास हमेशा दो क्वांटिटी रहेगा, पहले क्वांटिटी में यदि कोई बदलाव आया तो दूसरा क्वांटिटी अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पेन वाला, बैंक वाला, स्पीड वाला, वर्कर वाला एग्जाम्पल था, चारों हम लोग समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएशन यानी कि पहला वाला जो आपका इंपॉर्टेंट टर्म था वो आपने समझ लिया। उसके बाद हमारा आता है सेकंड में, हाँ सेकंड में आता है हमारा प्रोपोर्शन। देखो हालांकि बहुत सारे बुक में ना प्रोपोर्शन के बदले वेरिएशन भी वर्ड लिखा गया, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। दोनों के बदले हम लोग दोनों इसके बदले ये या फिर इसके बदले ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, आप प्रोपोर्शन वो समझने वाले हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है देखिए, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है, लिख देते हैं इट इज अ, हालांकि हम लिखते तो नहीं है स्टेटमेंट जल्दी, लेकिन छोटा सा है, आसान भी है समझना। तो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट दैट इंडिकेट्स it is a statement that indicates two ratios are equal। यही है हमारा प्रोपोर्शन का डेफिनेशन। देख लीजिए, इट इज अ स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स दैट, विच, अच्छा यहाँ पे विच कर लीजिए, विच इंडिकेट्स दैट यहाँ पे टू कर लो, दैट टू रेशियोज आर इक्वल। ठीक है, चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम लोग अभी समझेंगे क्या कह रहा है, इसको हम लोग पूरी तरीके से भी समझेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4:60 बराबर 12:180। 4:60 और 12:180। अब समझते हैं इसको, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। देखिए प्रोपोर्शन क्या है बेसिकली, इट इज अ स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल। ये बेसिकली हमारा एक स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये क्या है आपका एक स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि दोनों रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल टू के इधर वाला और इक्वल टू के उधर वाला जो भी रेशियो है वो दोनों आपस में क्या है,
इक्वल है, आप करके देख सकते हैं। और आपने पढ़ा है एक चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन, याद कीजिए। रेशियो एंड प्रपोर्शन में आपने ये पढ़ा है, तो हम लोग क्या इस चीज़ को 4:60 को 4/60 लिख सकते हैं, उसका बराबर का साइन है, बराबर दे सकते हैं, और इसको भी हम लोग 12/180 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लीजिए, आपको मालूम है, चलिए करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4, और ये 4 के टेबल में 60 कितने बार में है? हाँ 15 बार में। और ये 12 1 जा 12, 12 के टेबल में 180 कितने बार में? 15 बार में। यानी कितना आया आपके पास? इसका कितना आया? 1/15, इसका आ गया 1/15, और इसका कितना आया? इसका भी 1/15 आया। तो क्या हम लोग इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 1:15 बराबर 1:15 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको प्रपोर्शन क्या बताता है कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमको ये बताता है कि दो रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि दो रेशियो हमारा क्या आपस में इक्वल है। ऐसा ऐसा सवाल आपको बहुत मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, बस अभी फिलहाल आप इसका मतलब समझ जाइए कि प्रपोर्शन क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए कोई समस्या अब इसमें नहीं ना, आगे बढ़ते हैं फिर। प्रपोर्शन के बाद, हाँ प्रपोर्शन के बाद हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, तीसरा आता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्ट अब हेडिंग पे आने वाले हैं। आपने वेरिएशन समझ लिया क्या होता है, प्रपोर्शन आपने समझ लिया क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको कहाँ पे बता दें, इसको मिटा देते हैं, ये हालांकि हमको काम का था, मेरे काम का था ये चीज़, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा ही देते हैं। चलिए, तो लिखना कैसे है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। वेरिएशन का ये सारा टॉपिक था हमारा, कहाँ से कहाँ तक भाई, यहाँ तक वेरिएशन का, और प्रपोर्शन का ये सारा यहाँ तक। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा आता है तीसरा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शंस, और डायरेक्ट प्रपोर्शन को जो है, और आप यदि कहना चाहें तो डायरेक्ट वेरिएशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट वेरिएशन चाहे या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन, आप जो कह लीजिए, दोनों सही है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए ध्यान से, डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या कहता है। डायरेक्ट प्रपोर्शन ये कहता है, समझिएगा ध्यान से, डायरेक्ट प्रपोर्शन को लेके आपके बुक में बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, आप इसको समझिए ध्यान से, डेफिनेशन का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन बोलो या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलो, बात सेम है। डायरेक्ट प्रपोर्शन ये कहता है कि देखो भाई, यदि तुम्हारे पास दो क्वांटिटी दिया हुआ है, तो यदि पहला वाला बढ़ेगा ना, तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा। इसका उल्टा भी होता है, यदि पहला वाला घटेगा दूसरा भी घटेगा। इसको ऐसे ही याद रखा जाता है, इसको याद रखने के लिए डेफिनेशन याद नहीं करना है, बस ऐसे याद रखिए, पहला क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, पहला घटेगा दूसरा भी घटेगा, बस यही है हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं हम लोग। चलिए जैसे देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है, यही 4 एग्जाम्पल, इसी से हम लोग समझेंगे डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपके सामने ये वाला एग्जाम्पल है, पेन वाला। आपने पहले खरीदा 5 पेन, तो आपको देना पड़ा 25 रुपया, लेकिन अब आपने कितना पेन खरीदा, 10 पेन, आपको देना पड़ा 50 रुपया। तो आपने पेन के क्वांटिटी को भी बढ़ाया ना, तो जब आपने इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो जब एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका उल्टा भी होता है कि चलो अब इसका उल्टा मान लो, जैसे पहले आपने कितना खरीदा 10 पेन, तो आपको देना पड़ा 50 रुपया, लेकिन अब आपने कितना खरीदा, मात्र 5 पेन, तो कितना देना पड़ा, 25 रुपया देना पड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि पहला वाला बढ़ेगा तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा, और पहला वाला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, सिंपल सी बात।
हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये एग्जांपल हो गया आपका, इसको भी देख लीजिए। पहले बार आपने 50,000 जमा किया तो बैंक ने उसके ऊपर 1,000 रुपये इंटरेस्ट दिया, लेकिन अब आपने क्या कर लिया, अमाउंट को बढ़ा दिया। 1 लाख आपने जमा किया तो कितना दिया बैंक ने, 2,000 रुपया दिया, यानी कि आपने इसको भी बढ़ाया तो ये अपने आप बढ़ गया। तो पहला क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, पहला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। उसी प्रकार से आपका ये वाला भी है, पहले आप दिल्ली 24 घंटे में पहुंचते थे, अब आप कितना पहुंच रहे हैं, 12 घंटे में। क्यों, क्योंकि पहले आप कितने रफ्तार से चल रहे थे, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। जब इस हिसाब से आप चल रहे थे तो आपको 24 घंटा लगता था, लेकिन जैसे आपने स्पीड को बढ़ा दिया, सॉरी एक चीज नहीं, ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल नहीं है, ये इनवर्स वेरिएशन का है, ये आएगा आगे आएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 2 एग्जांपल जो है ना वो डायरेक्ट वेरिएशन का है और 2 एग्जांपल आपका इनवर्स वेरिएशन का है। तो ये दोनों हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन समझ में आया क्या होता है, कोई समस्या है इसमें? इसको आप सिंपली ऐसे याद रखिए कि पहला बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, पहला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, सिंपल सी बात। मतलब कि हम जाएंगे तो तुमको भी लेके जाएंगे, हम बचेंगे तो तुमको भी बचा लेंगे, ऐसा होता है इसमें, ठीक है। चलिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको हम यहाँ पे जनरेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर, चलिए सपोज देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास है नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स है यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे आपके पास है कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स। चलिए समझिए ध्यान से इसको, देखिए आपके पास एक टेबल है, ऊपर में है नंबर ऑफ पेंसिल और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंसिल। चलिए नंबर ऑफ पेंसिल मान लेते हैं हमारे पास है पहले बार में 2 गो, उसके बाद है 4 गो, उसके बाद 6 गो, उसके बाद फिर 8। यानी कि आपके पास कितने पेंसिल है, पहले बार में 2 है, उसके बाद 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। और हम ये भी बता दे रहे हैं कि 2 पेंसिल का जो प्राइस है ना वो 4 रुपया है, ठीक है। मेरे बात को समझिएगा ध्यान से कि आपके पास 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल का प्राइस कितना है, 4 रुपया है। तो अब आप बताइए कि 4 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, 8 रुपया होगा, ये तो सिंपल सा मैथ है। उसके बाद 6 पेंसिल का दाम कितना होगा, 12 रुपया, 8 पेंसिल का 16 रुपया। तो ये आपको टेबल क्या बता रहा है, ये टेबल आपको ये बता रहा है कि देखो पहले आपके पास ना 2 ही पेंसिल था तो आपको 4 रुपया देना पड़ रहा था, लेकिन जैसे आपने पेंसिल बढ़ा दिया तो आपको पैसा भी क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है। फिर आपने पेंसिल बढ़ा दिया, फिर आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, फिर आपने पेंसिल बढ़ाया, फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब कि जब जब आप पहले वाले को बढ़ाएंगे दूसरा वाला अपने आप बढ़ेगा। या फिर आप इसके रिवर्स चले जाइए, क्या समझ में आएगा कि पहले वाले को घटाओगे तो दूसरा वाला भी घटेगा। ये टेबल हमारा है डायरेक्ट प्रपोर्शन का, और ऐसा टेबल ना अनगिनत आएगा, जब हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे बहुत सारा आएगा। हाँ, जितने भी हमारे सवाल है ना डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन को बनाने के लिए आपको टेबल ही पहले बनाना है, तो बहुत सारा ऐसा टेबल आएगा। खैर हम अभी यहाँ पे फिलहाल एक बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब एक चीज और हम यहाँ पे करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, चलिए चलो एक चीज करते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा इसको छोटा छोटा, चलो ठीक है। सपोज कीजिए कि हम ना इसको 2 को मान लेते हैं क्या x1, क्या मान रहे हैं x1, और इसको मान रहे हैं y1, इसको मान रहे हैं x2 और इसको मान रहे हैं y2, सपोज कर रहे हैं बस, ठीक है। इसको मान रहे हैं x3, इसको मान रहे हैं y3, ठीक है। इसको मान रहे हैं x4 और इसको मान रहे हैं y4, ठीक है। जो क्वांटिटी था वो पहले से उसमें है ही, बस हमने उसको सपोज कर लिया है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है, अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। तो पहले था 2 4 4 8 6 12 8 16, हमने सबको क्या कर दिया, कुछ अलग अलग नाम दे दिया, उसको अब यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिख दीजिए, x1 बाई y1, x1 बाई
y1, उसके बाद x2 बाई y2, उसके बाद x3 बाई y3, उसके बाद x4 बाई y4। ये हमने वही चीज लिखा जो हमने यहाँ पे सपोज किया था, बस सिंपल सी बात, इसके अलावा कुछ नहीं लिखे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए, डायरेक्ट प्रपोर्शन ना आपको एक और चीज बताता है, एक और चीज बताता है। वो क्या बताता है, ध्यान से समझिएगा। आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन ये भी बताता है कि देखो इस टेबल में जो भी वैल्यू आपस में आपने लिखे हैं ना, वो सारे के सारे आपस में इक्वल है। किस मायने में इक्वल है, थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से, कहाँ पे लिख दें, चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं, जगह हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए 2/4 है ना, तो 2/4 लिख दो। उसके बाद कितना है, 4/8 है, उसके बाद कितना है 6/12, उसके बाद 8/16 है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करो, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। हर बार आप क्या देख रहे हैं कि आपका वैल्यू 1/2 1/2 1/2 1/2 ही आ रहा है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन हमको एक और चीज बताता है कि देखो इस टेबल में जितने भी क्वांटिटी आपने लिखे हैं एक्स और वाई के रूप में, वो सारे के सारे आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या अब हम यहाँ पे जब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो क्या अब यानी कि सब बराबर है। और हमने ये सबको क्या माना था, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, यही माना था ना। तो क्या हम लोग अब इसके बीच में जब सब बराबर है तो क्या बराबर का साइन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। और यही आपका फॉर्मूला है डायरेक्ट प्रपोर्शन का, ठीक है। तो आप इसको ब्रैकेट में घेर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हो गया। और यहाँ पे जो हमने लिखा है उसको मिटा दीजिए, ये बस समझने के लिए था। समझ में आया बात। चलिए अब देखिए ध्यान से। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन आपको क्या बताता है, पहला बात तो ये कि पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, पहला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, कि देखो ये इस टेबल में आपने जो भी क्वांटिटी लिखा है वो सब का सब आपस में क्या है, बराबर है। फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला ये हो गया। अब कोई पूछ दे कि बेटा बताओ यहाँ पे x1 y1 कहाँ से आया, x2 y2 कहाँ से आया, तो आप बोलिएगा अंकल जी देखिए हमने यहाँ पे सिंपली इसको बस मान लिया है। सपोज 2 को हमने क्या मान लिया, x1 मान लिया, 4 को क्या मान लिया, y1 मान लिया, बस इसको सपोज किया है बस, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। इसमें कोई समस्या, बात समझ में आया है। तो ये था हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन। उसके बाद हमारा आता है इनवर्स प्रपोर्शन, चौथा इंपॉर्टेंट टर्म आपका इनवर्स प्रपोर्शन। इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्या क्या लिखिएगा पहले बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप वेरिएशन को लेकर ये इसका जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो लिखिए पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आइए। और इसी में आपका ये वाला भी था, वेरिएशन टॉपिक खत्म। अब आ जाइए आप प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन आपका यहाँ से शुरू होता है और यहीं पे आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर है आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन, उसको यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ पे आके खत्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा इंपॉर्टेंट टर्म हमारा है इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। चलिए लिखते हैं उसके बारे में। हो गया। चलिए देखिए चौथा इंपॉर्टेंट टर्म इनवर्स इनवर्स प्रपोर्शन। और वही बात है फिर से कि इनवर्स प्रपोर्शन बोले या फिर इनवर्स वेरिएशन बोले, मतलब क्या होगा, सेम होगा। इनवर्स वेरिएशन
इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर इनवर्स वेरिएशन मतलब सेम है। लेकिन ये क्या कहता है हमको, अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हालांकि हमने तो मिटा दिया लेकिन आपने कॉपी में जरूर मेंशन किया होगा एग्जांपल नंबर 3 को। एग्जांपल नंबर 3 क्या था कि हमको जो है जब हम पटना से शुरू किए दिल्ली जाने के लिए और हमारा जाने का रफ्तार कितना था 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो हमको दिल्ली पहुंचने में लगता था 24 घंटा। लेकिन जैसे ही हमने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, हमने 100 किलोमीटर पर घंटा जब हमने कर दिया तो हमको मात्र 12 घंटा लग रहा है जाने में। तो अब यहाँ पे बताइए कि आपने बढ़ाया क्या था, स्पीड बढ़ाया तो टाइम क्या हो गया आपका, घट गया, है ना। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो आप वर्कर का। पहले एक बिल्डिंग को बनाने में जो वर्कर हमारे काम करते थे वो कितने थे 50, कितने दिन में बनता था 200 दिन में बनता था। लेकिन जैसे ही हमने 100 वर्कर कर दिए वैसे ही हमारा जो बिल्डिंग है वो 100 दिन में बनकर तैयार हो जाता है ना। तो हमने यहाँ पे बढ़ाया क्या, वर्कर को बढ़ा दिया तो घट क्या गया, मेरा नंबर ऑफ डेज घट गया। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे इनवर्स वेरिएशन क्या कह रहा है, जस्ट डायरेक्ट वेरिएशन का उल्टा। इनवर्स वेरिएशन ये कहता है कि देखो पहले वाले को यदि आप बढ़ाओगे ना दूसरा वाला घट जाएगा, या फिर पहले वाले को घटाओगे दूसरा बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर आपका था तीसरा और चौथा, ठीक है। हमने यहाँ पे स्पीड को बढ़ाया तो टाइम हमारा क्या हो गया, घट गया, यानी कि 12 घंटा ही लग रहा था दिल्ली पहुंचने में। उसी प्रकार से हमने वर्कर को बढ़ा दिया, नंबर ऑफ डेज हमारा घट गया, यानी कि 100 दिन में ही हमारा बिल्डिंग बनकर तैयार हो जा रहा था। इसका उल्टा भी होता है कि जैसे आपने पहले वाले को घटा दिया दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात। हाँ वही चीज़, खैर वो तो अलग फिजिक्स का है, वो मैथ का हम लोग यहाँ पे वही बात करेंगे। अच्छा एक और चीज़, अब यदि आपसे दोनों में डिफरेंस पूछ ले डायरेक्ट प्रोपोर्शन में और इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो आप क्या बोलेंगे, देखो भाई आप ये बोलना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो होता है ना उसमें एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है दूसरा भी घटता है। ये हमारा किस में होता है, इसमें होता है। इनवर्स में क्या होता है कि पहला बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या फिर पहला वाला घट गया दूसरा वाला बढ़ जाएगा। यानी कि इनवर्स में दोनों साथ साथ नहीं चलता है, एक इधर जाएगा एक इधर आएगा, या फिर ये इधर आ गया तो ये उधर चला जाएगा, ऐसे ऐसे इनवर्स में चलता रहता है, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे, या तो ऊपर दोनों या तो दोनों नीचे, ऐसे चलता है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये था हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन, इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा था, हमने इसको मिटा दिया लेकिन दोबारा लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, चलिए इस एग्जाम्पल को बताइए कितना है, इस वाले एग्जाम्पल को। पहले तो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और यहाँ पे है वाई। पहले एक्स वाला टोटल बता दीजिए, एक मिनट। एग्जाम्पल लिख रहे हैं पहले हम लोग। एग्जाम्पल है एक्स में आपका पहला 6, उसके बाद 3, 36, 72, कितना 16। उसके बाद वाई वाला बताइए 24, 48, 4, 2, 9। ये है एग्जाम्पल, यानी कि टेबल है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का। यहाँ पे ना बेसिकली हमारा नंबर ऑफ पेंसिल था, नंबर कॉस्ट ऑफ पेंसिल था, उसी प्रकार से आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका एक्स वाई दिया हुआ है, सिंपल बात, ठीक है। चलिए अब समझिए मेरे बात को ध्यान से कि आपको इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में तो आगे क्या होता है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या फिर पहला वाला घटेगा दूसरा वाला बढ़ेगा, यही हमारा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। इसका फॉर्मूला किस प्रकार से काम करता है, देखिए सपोज कीजिए कि आप इसको मान रहे हैं x1, इसको मान रहे हैं y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3, इसको x4 और इसको y4, इसको x5 और इसको y5, ठीक है। ये आपने यहाँ पे इसको सपोज कर लिया, ठीक है। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा अलग ढंग से काम करता है। इसमें आपने क्या किया था, x1 बाई x2, सॉरी x1 बाई y1, x2 बाई y2, यानी कि इसमें आपने इसको डिवाइड के रूप में लिखा था। इसमें डिवाइड नहीं चलता है, इसमें मल्टीप्लाई चलता है ना। तो इसमें आपको करना पड़ेगा x1
इंटू y1, यहाँ पे कुछ नहीं है, साइन मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। उसके बाद बराबर होने चाहिए, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर होगा किसके, इन दोनों मल्टीप्लाई के बराबर। तो इसमें क्या होगा हमारा x2 y2, ठीक है। अच्छा एक और चीज, क्या ये केवल इतना ही रह सकता है क्या, नहीं और भी बढ़ सकता है, यानी कि जितना आपका टेबल आगे बढ़ेगा वो उतना आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी कि x5 होगा, x6 होगा, x7 होगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम तो इतना केवल एक शॉर्ट लिख दिए हैं बस। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पे बिंदी बिंदी लगा दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और हाँ ये वाला भी क्या होगा, बराबर होगा x3 y3 बराबर होगा x4 y4 बराबर होगा x5 y5, और ये भी आपका जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसको भी आप अपने ब्रैकेट में घेर लीजिए। ये हो गया फॉर्मूला किसका, इनवर्स प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसमें हम लोगों को डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करके आप देखेंगे तो सारे के सारे इक्वल होंगे, ठीक है। इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना है, 6 और 24, 6 और 24 को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, 144, हाँ 144 आएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसका भी 144 आएगा, यानी कि क्या हो गया, बराबर हो रहा है ना धीरे धीरे। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा, ठीक है। यानी कि जब ये सब हमारा आपस में इक्वल हो गया तो यहाँ पे जो हमने लिखा है वो भी तो इक्वल होगा, है कि नहीं। चलिए कोई डाउट इसमें। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला इनवर्स वेरिएशन का, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन का, हो गया बात खत्म, ठीक है। कोई समस्या इसमें हुआ क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे अब 1 मिनट लिखना बंद कीजिए, पहले सुनिए मेरे बात को ध्यान से, ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन आप सब कोई लिखना अब बंद कर दीजिए। हाँ पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए अभी के क्लास में हम लोगों ने बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया है हमने, और इसमें बेसिकली हम लोग 4 इंपॉर्टेंट टर्म को समझे हैं। पहला वेरिएशन, उसके बाद प्रपोर्शन, उसके बाद डायरेक्ट प्रपोर्शन, उसके बाद इनवर्स प्रपोर्शन। और इसी 4 टर्म के बदौलत हमारा ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारा अगले वाले क्लास से सिलसिला चलेगा वो चलेगा डायरेक्ट प्रपोर्शन के सवालों को बनाने का। उसके बाद जब हमारा ये खत्म हो जाएगा डायरेक्ट वाला, उसके बाद चलेगा हमारा इनवर्स प्रपोर्शन पे सवाल बनाने का सिलसिला। हालांकि हमने डायरेक्ट क्या होता है और इनवर्स क्या होता है दोनों हमने बता दिया यहाँ पे आपको, लेकिन सवालों को बनाने का जो सिलसिला है वो अगले वाले क्लास से यानी कि कल से चलेगा। अभी केवल समझे हैं, सवाल कैसे बनेगा ये कल जानेंगे। और एक चीज और हमेशा आप गौर कीजिएगा कि जो भी हमारा सवाल बनेगा, चाहे वो डायरेक्ट का हो चाहे इनवर्स का हो, सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। टेबल क्रिएट करने के बाद आपको जो है हर एक बार ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यानी कि लगाना पड़ेगा। और इनवर्स वाला भी बना रहे हैं तो इनवर्स वाले में भी आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले वाले क्लास से हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन के ऊपर जो सवाल है उसको, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग इनवर्स प्रपोर्शन पर जो सवाल है उसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था समझ में आया होगा। आप लोगों को डाउट है ना, चलिए तो कोई डाउट नहीं है तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे। और कोई भी डाउट आप लोगों को हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।